ये बात है 19वीं सदी की, उस वक्त की जब कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूरज कभी नहीं डूबता। अंग्रेज़ दुनिया के नक्शे पर बने देशों में कारोबार करने की नीयत से घुसते थे और फिर उन देशों पर कब्जा कर लेते थे। कब्जे के लिए कभी बल का सहारा लेते थे तो कभी छल का, और आखिर में देश को गुलाम बना लेते थे। और ऐसा ही एक देश अपना भारत भी था, जिस पर अंग्रेज़ों का कब्जा था। तब चीन के साथ ब्रिटेन के कारोबारी रिश्ते थे। ब्रिटेन तब चीन से रेशम और चाय की खरीदारी करता था, लेकिन चीन इसके बदले कोई सामान न लेकर चांदी लेता था। अंग्रेजों को ये मंजूर नहीं था, लेकिन उनकी मजबूरी थी। तब अंग्रेजों ने एक चाल चली और उन्होंने भारत के किसानों पर जुल्म करके अफीम उगाने को मजबूर कर दिया, और इस अफीम की सप्लाई वो चोरी छिपे चीन को करने लगे। और इसका नतीजा ये हुआ कि जल्दी ही चीन की एक बड़ी आबादी को अफीम की लत लग गई। और जब चीनी सरकार को इसका पता चला तो उन्होंने अफीम की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी। अब अंग्रेजों ने ताकत का सहारा लिया और चीन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अब इतिहास में इस युद्ध को अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 1839 से 1842 तक चला। इस लड़ाई में चीन को हार का सामना करना पड़ा। उसे अंग्रेजों से एक संधि करनी पड़ी, जिसे कहा जाता है नानजिंग ट्रीटी। इस संधि के तहत चीन को अपना एक आइलैंड अंग्रेजों के हवाले करना पड़ा, जिसका नाम था हांगकांग आइलैंड। इस लड़ाई को जीतने के बाद भी अंग्रेज शांत नहीं बैठे और 1856 में चीन के खिलाफ एक और लड़ाई छेड़ दी। इसे दूसरा अफीम युद्ध भी कहा जाता है, और इस लड़ाई में भी चीन की हार हुई और एक बार फिर से चीन का काओलुन अंग्रेजों के पास चला गया। हांगकांग द्वीप था, जबकि काओलुन उस द्वीप के सामने का जमीनी इलाका था। अंग्रेजों ने इस काओलुन और हांगकांग आइलैंड को एक साथ मिला दिया और उस पर अपना झंडा लगा दिया। इसके बाद चीन के साथ ब्रिटेन की एक और लड़ाई हुई। ये लड़ाई हुई 1898 में। इसमें भी चीन की हार हुई और एक बार फिर से चीन को ब्रिटेन के आगे झुकना पड़ा। इस बार चीन को अपना जमीन का एक बड़ा हिस्सा 99 साल की लीज पर ब्रिटेन को देना पड़ा। चीन ने इस हिस्से को भी काओलुन और हांगकांग के साथ में मिला दिया। इस पूरे समझौते को नाम दिया गया कन्वेंशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ हांगकांग टेरिटरी। अब चीन से जीते हुए इलाके को अंग्रेजों ने एक मुल्क की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और नाम रखा हांगकांग। अंग्रेजों ने अपने कारोबारी फायदे के लिए इसका खूब इस्तेमाल किया और इस्तेमाल की बदौलत हांगकांग में बंदरगाह से लेकर नई नई सड़कें तक बन गई और इसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो गई। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और उस वॉर में जीत के बाद भी अंग्रेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, तो ये साफ हो गया था कि ब्रिटेन का ये उपनिवेशवादी चरित्र लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता। एक एक करके ब्रिटेन अपने उपनिवेशों को आजाद करता रहा और अपने फैले हुए दायरों को समेटता गया। बात हांगकांग की भी हुई। करार के मुताबिक हांगकांग पर ब्रिटेन का कब्जा 1997 तक था, क्योंकि उसी साल 99 साल के लीज के टाइम भी खत्म हो रहा था। 1997 में ब्रिटेन का हांगकांग पर से दावा पूरी तरह से खत्म हो गया। हांगकांग वापस चीन को दे दिया गया, लेकिन इसके साथ एक समझौता भी था। समझौते के तहत ये तय हुआ कि चीन को हांगकांग के लिए एक अलग व्यवस्था करनी होगी। इसके तहत चीन अगले 50 साल तक हांगकांग को राजनीतिक तौर पर आज़ादी देने के लिए राजी हो गया था। इसे कहा गया वन कंट्री टू सिस्टम। इसके तहत हांगकांग के लोगों को कुछ खास मुद्दे पर आज़ादी हासिल होनी थी। जनसभाएं करने का अधिकार था, अपनी बात कहने का अधिकार था, स्वतंत्र न्यायपालिका का अधिकार था और अपना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने का अधिकार था, जो चीन के लोगों को हासिल नहीं था। इसका पालन करते हुए चीन ने तब हांगकांग को विशेष अधिकार दे दिए, लेकिन ये सब सिर्फ कहने और सुनने की बातें थी। असल खेल कुछ और ही था जो चीन हांगकांग में खेल रहा था। ब्रिटिश करार के तहत उसने हांगकांग को स्वायत्तता तो दे दी थी, लेकिन हांगकांग को अपने कब्जे में लेने की कोई भी कोशिश वो छोड़ना नहीं चाहता था। और इस मिली हुई स्वतंत्रता का फायदा उठाने के लिए हांगकांग अपने यहाँ लोकतंत्र को लागू करना चाहता था। इसके लिए वहाँ पर चुनाव होने थे, जिसमें कि हर वयस्क को वोट डालने का अधिकार होना था। साल 2007 में चीन ने कहा कि वो 2017 तक हांगकांग के हर वयस्क को वोटिंग का अधिकार दे देगा, लेकिन 2014-15 में चीन ने हांगकांग में चुनाव सुधार के नाम पर एक नया कानून थोपने की कोशिश की। चीन ने कहा कि हांगकांग में होने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवारी तय करने की जिम्मेदारी करीब 1200 सदस्यों वाली एक कमेटी की होगी। हांगकांग के लोगों ने चीन के इस फैसले का विरोध किया। वे सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने पेपर स्प्रे का भी छिड़काव किया, तो लोग छाते से खुद को ढककर प्रदर्शन करने लगे। कुछ ही दिनों में ये छाता हांगकांग में प्रदर्शन का प्रतीक बन गया और इस आंदोलन को नाम दिया गया अम्ब्रेला मूवमेंट। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। चीन जो चाहता था वही हुआ और साल 2017 में हांगकांग में चुनाव हुए और वैसे ही हुए जैसे कि चीन चाहता था। 1200 प्रतिनिधियों के जरिए कैरी लेम को हांगकांग का चीफ एग्जीक्यूटिव चुना गया। इन प्रतिनिधियों में आधे सदस्य सीधे तौर पर चुने प्रतिनिधि होते हैं, जबकि आधे पेशेवर या समुदाय विशेष के लोगों की ओर से चुने जाते हैं।
यहाँ की संसद को लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग कहा जाता है। इसके मुखिया के तौर पर कैरी लेम को चीन ने कुर्सी पर बैठाया था, तो उन्हें बात तो चीन की ही सुननी थी। कैरी लेम को कुर्सी पर बिठाने के बाद चीन लगातार हांगकांग में नए नए कानूनों के जरिए अपना दखल बढ़ाने की कोशिश करता रहा। साल 2019 में चीन ने हांगकांग के लिए प्रत्यर्पण कानून को लागू करने की कोशिश की, जिसके तहत हांगकांग के लोगों को चीन में ले जाकर उन पर मुकदमा चलाया जाता था। इसको लेकर हांगकांग में खूब बवाल हुआ, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। चीन की ओर से दलील भी दी गई कि सिर्फ गंभीर अपराध करने वालों को ही चीन ले जाया जाएगा और इसके लिए पहले हांगकांग के एक जज से मंजूरी ली जाएगी। लेकिन हांगकांग के लोग झुकने को तैयार नहीं हुए। आंदोलन बढ़ता गया और फिर चीन को इस प्रत्यर्पण कानून को वापस लेना पड़ा। इसके एक साल बाद यानी कि साल 2020 में चीन फिर से हांगकांग के लिए एक नया कानून लेकर आया। इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी लॉ। चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का दावा है कि इस कानून के जरिए हांगकांग में विदेशी हस्तक्षेप, आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी। जबकि हकीकत ये है कि इस कानून के जरिए अब चीन के पास यह अधिकार चला जाएगा कि वो तय कर सकेगा कि कौन देशद्रोही है और कौन सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है, और इसका खामियाजा हांगकांग में लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ रहे लोगों को उठाना पड़ेगा। हांगकांग में इस बिल का खूब जोर शोर से विरोध हो रहा है। हांगकांग में ज्यादातर लोग चीनी नस्ल के ही हैं। चीन का हिस्सा होने के बावजूद हांगकांग के अधिकांश लोग चीनी के रूप में पहचान नहीं रखना चाहते, खासकर कि युवा वर्ग के लोग। केवल 11% लोग ही ऐसे हैं जो खुद को चीनी कहते हैं, जबकि 71% लोग खुद को चीनी नहीं कहलाना चाहते। यही कारण है कि हांगकांग में हर रोज आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं और प्रदर्शनकारियों ने चीन समर्थित प्रशासन के नाक में दम करके रखा है। तो ये तो थी हांगकांग और उसकी स्टोरी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।